तो देखिए बच्चों, बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या है कि वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग इन एन जियोग्राफिकल रीजन। एक एरिया में रहने वाले बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बायोडायवर्सिटी में इंक्लूड करते हैं। और बायोडायवर्सिटी जो है ये बेसिकली तीन तरह के इंटर रिलेटेड हेरार्कियल लेवल्स को अपने साथ रखती है। सबसे छोटा लेवल जेनेटिक, जिसमें एक ही तरह की स्पेसीज आपस में इंटरेक्ट है। दूसरा है स्पेसीज डायवर्सिटी, जिसमें एक से ज्यादा तरह के स्पेसीज, जैसे मान लो कि कैट का कोई मतलब, या फिर ह्यूमंस के तो खैर सारे स्पेसीज मर चुके हैं जो हमारे इंटर रिलेटेड स्पेसीज हैं। कैट के हैं, ठीक है, तो टाइगर है, लायन है, पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रेस, ये दो अलग अलग स्पेसीज हैं। तो अगर कोई एरिया में दो अलग अलग या दो से ज्यादा अलग अलग स्पेसीज एक साथ रह रहे हैं तो वो स्पेसीज डायवर्सिटी है। और इकोलॉजिकल मतलब वैरायटीज, कोई भी स्पेसीज हो, जीनस हो, अलग अलग तरह के पॉपुलेशन, वेराइटीज, प्लांट्स, एनिमल्स सब एक साथ रह रहे हैं, वो इकोलॉजिकल। सिर्फ सबसे बड़ी डायवर्सिटी यही होती है, इकोलॉजिकल डायवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ, हाँ, अमेजन फॉरेस्ट की तो बात ही अलग है। अमेजन फॉरेस्ट का मामला यह है कि अमेजन फॉरेस्ट अपने आप में बहुत बड़ा एक, अपने आप में वो माना जाता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, जेनेटिक डायवर्सिटी क्या है। जेनेटिक डायवर्सिटी एक स्पेसीज में होने वाली डायवर्सिटी, एक स्पेसीज के अंदर पाए जाने वाली डायवर्सिटी। जैसे आपको कहा जाए ह्यूमन एक स्पेसीज है, ह्यूमन के अंदर अगर आपको वेराइटीज खोजनी हो या जेनेटिक डायवर्सिटी खोजनी हो तो आप किस तरीके से खोजेंगे। हमारे अंदर तो एलील्स भी सेम है, जीन्स भी सेम है, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर भी सेम है, बस थोड़ा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है वो बिहेवियर और स्ट्रक्चरल पैटर्न में। तो आपके अंदर अगर हमको वेराइटीज खोजना है तो कैसे, फिजिकल बिहेवियर और अडेप्टेशन, और जिसे देख के आपको बताना है तो आप कैसे बिहेव पे बताएंगे। सबसे ज्यादा अगर हम अपने आप को कैटेगराइज कर सकते हैं तो वो किस बिहार पे कैटेगराइज कर सकते हैं बच्चों, स्पेसीज के नीचे भी एक लेवल आता है। हालांकि उस बिहार पे हम डिवाइड नहीं करते हैं, वो कोई हेरार्कियल लेवल नहीं है, लेकिन स्पेसीज के नीचे भी एक लेवल आता है। किसी को पता है वो लेवल को हम क्या कहते हैं। क्रोमोसोम, जीन्स, फिजिकल बिहेवियर। फिजिकल बिहेवियर तो है, बिल्कुल है, ऑब्वियसली। कभी किसी ने सुना नहीं कि भाई किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पेसीज, स्पेसीज के बाद क्या आएगा अगर आएगा तो। कई चालाक लोग, अगर आप लोग चालाक होते तो अब तक ये तो बोल चुके होते कि सब स्पेसीज आएगी। इतना तो बोल सकते थे आप लोग। आरिज ने बोल दिया। हालांकि उसके नीचे ब्रीड या ट्राइब्स आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक ही जानवर है तो एक ही जानवर का अलग अलग ब्रीड हो सकता है, वैरायटी हो सकती है। तो एनिमल में ब्रीड को वैरायटी बोलते हैं, हमारे में वैरायटी बोलेंगे। तो हमको अगर अपनी स्पेसीज को अलग अलग करना है तो हम अलग अलग वैरायटी ऑफ ह्यूमंस को लाएंगे। अब चाइना वालों की अलग वैरायटी है, उनका स्ट्रक्चर, खाने पीने का तरीका, वो अलग वैरायटी है, वो उस रीजन के। ऐसे ही हिली रीजन वाले जो है या फिर जो ठंडे रीजन में रहने वाले, उनकी अलग वैरायटी है। एशियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाने वालों की अलग वैरायटी है। प्लांट्स में कहेंगे तो प्लांट्स में यही चीज क्या कहलाएगी, ब्रीड कहलाएगी। कि एक चावल है, चावल की स्पीसीज है, तो चावल की स्पीसीज के डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स होंगे। अगर जानवरों में कहेंगे तो ट्राइब्स कहेंगे कि भाई ये गोट का अलग ट्राइब है, वो गोट का अलग है, या ये काऊ का अलग ट्राइब है, उसका अलग है। ठीक है बच्चों। कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड ब्रोकली ये सेम स्पीसीज तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ सेम जीनस कह सकते हैं इनको हम। सेम जीनस के डिफरेंट स्पीसीज हैं, इनका फोर फादर का लिंक जुड़ा हुआ है।
चाइना वाले भी हम होमोसेपियंस स्पीसीज हुए ना, वही एक बने ना। वो हमसे डिफरेंट किस बिहाफ पे होंगे बताइए? वो हमसे डिफरेंट अपने किस बिहाफ पे होंगे? अपने बिहेवियर के बिहाफ पे होंगे, स्पेसिकली स्पेशली फिजिकल अपीयरेंस और थोड़ा बहुत फिजियोलॉजिकल डिफरेंस के बिहाफ पे होंगे। क्रोमोसोमल या जेनेटिक लेवल हमारे अंदर डिफरेंस नहीं होता है, इसीलिए इसमें कहीं पर भी, ठीक है, इसीलिए जो होता है बच्चों, जो हमारे अंदर कहीं पर भी आपस में क्रोमोसोमल डिफरेंस नहीं पाया जाएगा। क्रोमोसोमल वो सेम रहता है, जेनेटिक बिहाफ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है जीन्स के बिहाफ पर, ठीक है। किसी का जीन्स सुपर एक्टिव होता है किसी चीज का, किसी का नहीं होता है, अलग अलग रीजन्स के बिहाफ पे, लेकिन क्रोमोसोम्स हमेशा हमारे क्या होंगे? सेम होंगे। तो माइकोप्लाज्मा में 450 से 700 जीन्स वेरी करते हैं। ई कोलाई में 4000 जीन्स होते हैं जो वेरी कर सकते हैं। ड्रोसोफिला में 13,000, ओराइजा में 32,000 टू 550,000, और हमारे अंदर 35 से लेके 45,000 तक जीन्स वेरी कर सकते हैं। डिफरेंट स्पेसीज आप किसी को तब तक नहीं बोल सकते जब तक क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं है, सॉरी सेम है, ठीक है। आप जब देखोगे क्रोमोसोम नंबर सेम है तो आप डिफरेंट स्पेसीज नहीं बोल सकते। क्रोमोसोम नंबर सेम होने का फायदा क्या होता है? कि वो स्पेसीज आपस में रिप्रोडक्शन करके अगली जनरेशन प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। और जो दूसरे वाले हैं अगर उनको आर्टिफिशियली करा भी दिया गया रिप्रोडक्शन, तो वो कभी भी अगला जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और कर भी लिया अगर आर्टिफिशियली, तो वो अगली जनरेशन जो है वो कभी दूसरी जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। जैसे हमने म्यूल को क्रिएट किया या फिर लाइगर क्रिएट किया, तो ये सब क्या है? ये सब स्टेराइल है। हमने बहुत मेहनत करके प्रोड्यूस किया लेकिन ये सब स्टेराइल बन गए। तो स्टेराइल वेराइटीज का कोई वो नहीं। इन इन डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं उसको। अगर सेम स्पेसीज के सेम ट्राइब में, अगर, ठीक है, अगर हम सेम स्पेसीज के सेम ट्राइब में, सेम फैमिली में अगर हम क्या कर रहे हैं, आपस में ही ब्रीडिंग कराते जा रहे हैं, कराते जा रहे हैं, कराते जा रहे हैं, तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन बन जाता है। मतलब उसके अंदर वैरायटीज बहुत कम आएंगी उसके या उसके अगली जनरेशन में। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज, मैं थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अरे यार मेरे को स्क्रीनशॉट लेना नहीं आ रहा, आ गया। स्पीसीज डाइवर्सिटी, ओके, तो रफ करना मैं भूल गया था। हाँ देखो बच्चों, ऑटोगैमी इज सोमैटिक बिहेवियर और सोमैटिक जीन्स, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले। सो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है बच्चों? स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस का कंसेप्ट हमारा है नेक्स्ट वाला। तो इसमें क्या है? स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में देखेंगे। यहां पर हमको क्या देखना है? दो या मोर देन टू स्पीसीज का आपस में एक दूसरे के साथ रहना, ठीक है। तो एग्जांपल में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का दिया है, ठीक है। पश्चिमी जो तट है समंदर के और पूर्वी जो तट है समंदर के, वहां पर एम्फीबियंस की स्पीसीज की डाइवर्सिटी मतलब पश्चिमी पे ज्यादा होती है और पूर्वी पे कम होती है। तो जहां पर स्पीसीज पर यूनिट एरिया ज्यादा है वहां पर स्पीसीज की रिचनेस है, और जहां पर नहीं है वहां पर स्पीसीज की रिचनेस नहीं है। तो बच्चों, स्पीसीज डाइवर्सिटी से आप क्या समझ रहे हैं? आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है? कि एक स्पीसीज की एक स्पीसीज की डाइवर्सिटी क्या है किसी पर्टिकुलर जगह में। इससे पहले हमने जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी पढ़ी, सेम स्पीसीज की डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी। अब हम एक पर्टिकुलर जीनस के स्पीसीज डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं। मान लो किसी ऑर्गेनिज्म का कोई स्पीसीज कहीं और ज्यादा है, किसी ऑर्गेनिज्म का कोई दूसरा स्पीसीज कहीं और ज्यादा हो सकता है।
हाँ, किसी एक एरिया में डिफरेंट स्पेसीज का अकरेंस क्या है, वो स्पेसीज डाइवर्सिटी कहलाती है। प्लांट में कोई बताइए स्पेसीज। प्लांट में सर्पेंटाइन। आप लोगों ने चावल देखे होंगे, चावल में कहीं बासमती चावल है, कहीं पर छोटा वाला चावल है, बीपीटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, कहीं पर मिड साइज राइसेस हैं। हजारों से ज्यादा वेराइटीज ऑफ राइसेस वी आर प्रोड्यूसिंग एंड वी हैव राइट नाउ। सो दीज ऑल आर डिफरेंट स्पेसीज। बट क्या एक जगह में हर चावल होता है? नहीं होता है। अलग अलग सॉइल पे अलग अलग स्पेसीज की रिचनेस पाई जाती है। तो सपोज दैट एक एरिया दे दिया गया इतना बड़ा, उस एरिया में मान लीजिए चार तरह के, फोर स्पेसीज ऑफ राइसेस ग्रो हो रहे हैं एक जगह पर। ये कोई राइस ज्यादा ग्रो हो रहा है, दूसरी जगह पे कोई और राइस ग्रो हो रहा है। तो वो क्या है? स्पेसीज डाइवर्सिटी है। वो उस एरिया की क्या है? स्पेसीज डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ राइस। इसी तरह एनिमल्स में भी अगर कोई एक एनिमल की एक से ज्यादा स्पेसीज, वैरायटी नहीं, स्पेसीज की बात हो रही है, वैरायटी जेनेटिक लेवल पे आ जाएगा। स्पेसीज स्पेसीज मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस अब आपको देखने को मिलेगा। क्रोमोजोम में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा अब आपको। हाँ, ऑर्किड्स हैं, रोज है, गुड। तो अब आपको क्या मिलेंगे? हर लेवल पे डिफरेंस देखने को मिलेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखने, आप लायन और पैंथर देख लीजिए, बासमती चावल, छोटा चावल देख लीजिए, ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ऐसा डिफरेंस जो क्लियर कट बता दे आपको, हाँ भाई ये दो अलग अलग हैं। सेम, कहीं ना कहीं इनकी फैमिली सेम है, लेकिन फिर भी देखने में ये अलग अलग लग रहा है। चीज एक ही है लेकिन अलग अलग है देखने में। ठीक है, स्पेसीज के बारे में आप लोग तो अच्छे से ही जानते होंगे। हाँ, शेप शेप साइज, और सबसे बड़ी चीज है क्रोमोजोमल लेवल, क्रोमोजोम नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। जबकि जेनेटिक लेवल में क्रोमोजोम नंबर डिफरेंट नहीं था, जीन्स खाली डिफरेंट थे। सो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रिया कुछ कहना चाह रही है, एक मिनट। हाँ रिया बोलो। हम कह रहे हैं कि स्पेसीज डाइवर्सिटी में बस मतलब उसमें सेम, उसमें फिजिकल के साथ बायोलॉजिकल भी डिफरेंस देखना है। सब जितना डिफरेंस आप बता सकते हो उतना डिफरेंस आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आपने जब स्पेसीज को डिफाइन किया था पहली बार क्लास 10th में, तो आपने क्या बोला था उसमें? आपने बोला था टू इंटर रिलेटेड स्पेसीज विच, टू इंटर रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स which can't breed among themselves are known as different species। यस। ठीक है, तो जो ब्रीड नहीं कर सकते उनका क्रोमोसोम नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। ठीक है, ठीक। ओके बच्चों, तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब ये सबसे बड़ी डाइवर्सिटी है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी किसी एक रीजन में एग्जिस्ट कर सकती है क्या? आप बताइए। हमने एक कोई जगह ले ली, कोई भी एक जगह ले ली, वहां पर क्या कोई एक ही स्पीसीज की डिफरेंट डिफरेंट जीन्स एग्जिस्ट करती हैं? आइडियल कंडीशन है, नहीं एग्जिस्ट कर सकती। स्पीसीज डाइवर्सिटी भी एकदम एग्जिस्ट नहीं कर सकती एक साथ। जब भी एग्जिस्ट करेगी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करेगी। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक एरिया में, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म का रहना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, या किसी एक ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट स्पीसीज का रहना इम्पॉसिबल है। बहुत सारे वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एक एरिया में रहते हैं, एंड दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और ट्रू डाइवर्सिटी। तो जैसे क्या है, डिजर्ट एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। तो डिजर्ट में आपको बहुत सारे वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएंगे, मिल जाएंगे ना। रेन फॉरेस्ट में आपको बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिल जाएंगी, मैंग्रोव्स में भी मिल जाएंगे, कोरल रीफ्स में भी मिल जाएंगे।
रिया फिर कुछ कहना चाह रही है। अच्छा, हेड डाउन कर लिया। हाँ, तो बच्चों एस्चुरी, एल्पाइन्स, मीडोज, वेटलैंड्स, ये सब एरिया के नाम है। क्या है? एरिया के नाम है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, अगर हमको पूरा वर्ल्ड का डायवर्सिटी लेना हो तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज होगा? मोर देन टू स्पेसीज रह सकते हैं रिया, लेकिन सिर्फ मोर देन टू स्पेसीज ही नहीं रहेंगे ना, और भी तो ऑर्गेनिज्म रहेंगे। तो सिर्फ स्पेसीज को लेकर के आप तो नहीं बोल सकते। कम्युनिटी बायोडायवर्सिटी, इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल तो आप बोल रहे हो एक बड़े एरिया के लिए, लेकिन पूरे वर्ल्ड का अगर हमको एरिया लेना हो डायवर्सिटी को दिखाने के लिए तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड, सान्या ने बिल्कुल सही आंसर दिया। द डायवर्सिटी इज नोन एज ग्लोबल बायोडायवर्सिटी। Then that diversity is simply known as global biodiversity, and you have the clear concept regarding that. अब ग्लोबल बायोडायवर्सिटी में जिस एरिया में सबसे ज्यादा वैरायटी पाई जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट। यहां पर आप अमेजन का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए रेन फॉरेस्ट क्या होता है, मैंग्रोव्स क्या होते हैं, एस्चुरीज क्या होती हैं, कोरल रीफ्स क्या होती हैं, देख लीजिए। समझ में आ जाए तो हैंड रेस कर दीजिएगा। ये चारों एरिया समझ में आ गया? तीन चार बच्चों को समझ में आया। चलिए बाकी बच्चों को भी आ ही जाएगा एक ना एक दिन। अच्छा चलो आ गया। थर्ड वाला नहीं आया। एस्चुरीज जो होती हैं, पानी के अगल बगल वाले जो ड्राई लैंड्स होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, और पानी के अगल बगल कोई जंगल है एकदम तो मैंग्रोव हो गया। अगर रेगिस्तान टाइप है कुछ तो एस्चुरीज हो गई। बोले तो जंगल है, अगर पानी के अगल बगल एकदम बिल्कुल जंगल झंखाड़ है पूरा तो मैंग्रोव कहलाएगा। चलो सबको समझ में आ गया। ठीक है, हेड हेड डाउन कर लीजिए ताकि जिसको क्वेश्चन पूछना है सिर्फ वही हैंड रेस किया रह सके। ओके बच्चों, नेक्स्ट ग्लोबल स्पेसीज डायवर्सिटी, जिसका ही अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, और अब यही चीज आ गई हमारे सामने। IUCN, एक मिनट में इसको थोड़ा सा, हाँ, IUCN के रिपोर्ट के मुताबिक टोटल नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल की स्पीसीज जो है 1.5 मिलियन। ये पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है बच्चों, याद रखिएगा क्या है, स्पीसीज की बात हो रही है। सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स की सिर्फ स्पीसीज इतनी ज्यादा है, और हर स्पीसीज में हजारों करोड़ों ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सोचिए 1.5 मिलियन में, हर मिलियन में अगर हम औसतन 50 मिलियन या 70 मिलियन या 100 मिलियन भी अगर रख लें ऑर्गेनिज्म को, तो कितने ज्यादा ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। ठीक है, और एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट में, उन्होंने बताया कि ग्लोबल डायवर्सिटी जो है, पूरी ग्लोबल जो डायवर्सिटी है उसकी वो करीब 7 मिलियन के है। ठीक है, और
हमारे गिनने में अभी जो आया है 1.5 मिलियन के करीब है। ठीक है, हमने क्योंकि सिर्फ प्लांट और एनिमल ही गिना है, अभी बहुत सारी चीजें जो नहीं गिनी गई हैं, जिसमें क्या है, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स हैं, वो सारी चीजें अभी नहीं गिनी गई हैं, तो उनका अभी गिनना जाए बाकी है। तो अगर उनको गिन लेंगे तो अराउंड 7 मिलियंस के करीब में हमको क्या मिल जाएगा, एस्टिमेटेड है बच्चों, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाने से आपको एस्टिमेटेड लिख के आना पड़ेगा। ठीक है। एग्जाम में आईयूसीएन का अगर फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आई थिंक समथिंग, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ नेचर ही है। ठीक है, ये फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये देख लीजिएगा। तो हमने ऑलमोस्ट ये बता दिया, एक डेटा बताया आपको इसमें, जिसमें क्या बताया गया है कि सारी की सारी स्पीसीज जो है अपनी वैरायटीज शो करती हैं। और स्पीसीज में वैरायटी होना किसका प्रूव होता है बच्चों, इवोल्यूशन का प्रूव होता है। तो कभी भी अगर आपको स्पीसीज में वैरायटीज दिख जाए तो समझ लीजिए कि हाँ भाई, वहां पर रिसेंट में इवोल्यूशन हुआ है, रिसेंट के 1000 या 500 साल के अंदर इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है बच्चों। आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा ही होगा बच्चों कि सबसे ज्यादा वैरायटीज आर्थ्रोपोड्स की होती है, और आर्थ्रोपोड्स में जो एक आर्थ्रोपोड है, ठीक है, वो मतलब सॉरी, एक कोई अदर एनिमल जो होता है वो कई आर्थ्रोपोड के इक्विवेलेंट होता है, कोई दूसरे फाइलम का। तो हर 10 एनिमल पे 7 क्या है, इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट आर्थ्रोपोड का सिर्फ एक क्लास है बच्चों, सोच लो, आर्थ्रोपोड्स के बहुत सारे क्लास हैं, उस क्लास में इंसेक्ट एक क्लास है। सोचिए, हर 10 एनिमल पे 7 सिर्फ इंसेक्ट्स ही हैं। बाकी आर्थ्रोपोड का अगर एक आध स्पीसीज और आ गया तो समझ लीजिए आप 2% से भी कम है, पूरा एनिमल किंगडम मिला करके। समझ में आया बच्चों। ये दूसरा फैक्ट देख लीजिए कि फंजाई की स्पीसीज जो है वो टोटल नंबर ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल से भी ज्यादा है, सिर्फ फंजाई की अकेली स्पीसीज। क्यों ज्यादा है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक होती है, छोटी होती हैं, इसीलिए वेरिएशन इनके अंदर ज्यादा तेजी से होता है। और हम लोग क्यों है लेस वेरिएंट, क्यों है बच्चों, हमारी स्पीसीज लेस क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर हम बहुत स्टेबल हो गए हैं ना। तो स्टेबल पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन बहुत स्लो आता है, आराम आराम से, आराम आराम से। हमारी जनरेशन भी, हमारी 2 जनरेशन 3 जनरेशन आने में 100 साल लग जाते हैं, इनकी जनरेशन 10 दिन के अंदर 3 4 जनरेशन आ जाएंगी। तो इनके अंदर इवोल्यूशन का रेट बहुत फास्टर है, हमारे अंदर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो छोटे ऑर्गेनिज्म है, चाहे एनिमल्स के हो चाहे प्लांट्स के हो, उनकी वेराइटीज या स्पीसीज की डाइवर्सिटी हमेशा हमसे बहुत ज्यादा ही होगी। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का कितना एरिया घेरता है, मात्र 2.4%। अभी एरिया को लेकर के कुछ ज्यादा ही वो चल रहा है, चाइना इंडिया का, चाइना कुछ हिस्सा अपने मैप में दिखा देता है इंडिया का, इंडिया क्लेम करता नहीं ये हमारा हिस्सा है, तो उस पर बवाल चल रहा है, लेकिन इंडिया 2.5% एरिया कंसिस्ट करता है। हाँ, रिया कुछ कहना चाह रही है। तब तो अब तो पॉपुलेशन इंसेक्ट इंक्रीज कर रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल इंक्रीज कर रहे हैं, रिया बोलो। सर तो उनका पॉपुलेशन को रोकना चाहिए ना। अरे हम कैसे रोक दें भाई, वो सर तो तब। सर तो उनकी पॉपुलेशन से भी तो हम लोग का अर्थ का मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अर्थ का पॉपुलेशन बढ़ने का वो नहीं है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है फूड वेब, फूड चेन डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके, और जब भी फूड चेन डिस्टर्ब होता है तो एक ऑर्गेनिज्म अचानक से घटने लगता है और एक ऑर्गेनिज्म अचानक से बढ़ने लगता है। ठीक है, लेकिन दोनों दोनों ही एक्सटिंक्ट होंगे, जो ज्यादा बढ़ जाएगा वो भी नेचर को नुकसान पहुंचाएगा, नेचर उसको भी खत्म कर देगी, और जो ज्यादा घट जाएगा वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है।
तो इंसेक्ट्स का इलाज यही है कि इंसेक्ट्स ज्यादा खत्म होने के लिए इंसेक्टिवोरस जो भी एनिमल्स होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज कराया जाए, तभी फूड चेन या फूड वेब बैलेंस हो सकता है। ओके। और ये एक दो दिन में नहीं होगा। हाँ, प्रीडेटर्स को भी आपको सेव करना पड़ेगा, जैसे फ्रॉग्स है। फ्रॉग सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स वगैरह कंज्यूम करता है, कैमिलियन है या लिजर्ड्स है। अब कौन अपने घर में लिजर्ड्स देखना चाहता है? अब सबके घर टाइल्स के बन रहे हैं, टाइल्स पे लिजर्ड कहाँ से आए? धीरे धीरे खत्म ही होते जा रहे हैं ये सब सर्पेंटाइन्स। फ्रॉग को लोग मार ही देते हैं, भगा देते हैं, तो इंसेक्ट्स क्यों नहीं आएंगे बताओ? इंसेक्ट को तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते कि वो उड़ लेते हैं, छुप लेते हैं, बैठ जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं वो सब। उनका डाइवर्सिटी ज्यादा है। पिचर प्लांट्स घर में यूज कर सकते हैं, सही बात है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यूज कर सकते हैं। फ्लाई वीनस ट्रैप यूज कर लीजिए, पिचर प्लांट यूज कर लीजिए, तो देख लीजिए, ठीक है। अब बच्चों, इंडिया सिर्फ वर्ल्ड का 2.5% लैंड कब्जा करके रखा है, लेकिन 8% से ज्यादा ग्लोबल डाइवर्सिटी शेयर करता है। ठीक है। फ्रॉक तो रेनी सीजन में निकलते हैं, तो बाकी सीजन में मर थोड़ी जाते हैं, बाकी सीजन में भी हैं, बस छुपे रहते हैं, उनका ब्रीडिंग सीजन नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं छुपे ही रहते हैं पानी में इधर उधर। अब सोचिए बच्चों, पूरी दुनिया में हमने अच्छा खासा 8% अपना डाइवर्सिटी फैला रखा है, इतनी पॉपुलेशन है हमारी। मतलब अगर हम अपने अपने पॉपुलेशन को थोड़ा थोड़ा करके हर देश में भी बांट दे, ठीक है, तो भी हमारे पास अच्छी खासी पॉपुलेशन बची रहेगी। इतनी पॉपुलेशन है इंडिया में। इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री इन ऑफ द वर्ल्ड। वन ऑफ द क्या बोल रहे हैं, हम लोग फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आते ही रहते हैं। ठीक है। अब तो चाइना में ऑलमोस्ट पॉपुलेशन तेजी से घट रहा है, इंडिया का अभी भी थोड़ा बढ़ता है घटता है, चलता रहता है इंडिया में तो मामला सब। सो हम लोगों ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करके रखा हुआ है इंडिया का, इंडिया में किसका? पॉपुलेशन का। अब इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स का देख लीजिए, अब प्लांट्स का देख लीजिए, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कितनी है। इंसेक्ट का आप वो देखिए ना, डोमिनेंसी देखिए। ये इंसेक्ट्स हर जगह कब्जा करके रखे हैं, ये देख रहे हो? ये कितना पोर्शन, मुझे तो लग रहा है 70% से ज्यादा पोर्शन इन लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है अपने अंडर में। जो बचा कुचा था वो मॉलस्क अकेले कब्जा कर लेगा, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है बच्चों, मॉलस्क का। ठीक है। इंसेक्ट का, ये क्रस्टेशियन भी इंसेक्ट्स में ही आते हैं, ये भी इन्होंने कब्जा कर रखा। अब बाकी जानवरों में पॉरीफेरा से लेकर के मैमेलिया तक सब में बेचारे यही आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि 15% से ज्यादा पोर्शन दे रखा है इन लोगों ने। 15 से 18% तक ही आप लोगों को मिल रखा है सबको, उसमें अपना अपना बांट लीजिए आप लोग, ये हिसाब है। अब हमारे कॉर्डेट्स में भी, कॉर्डेट्स में अगर देखा जाए तो 50% अकेले मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, घेर के रखा है। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा लार्जेस्ट, ठीक है, हवा में चल रहे हैं सब। तीसरा लार्जेस्ट, ये रेंगने वाले जितने हैं, क्रोकोडाइल, सांप, बिच्छू, बिच्छू नहीं कहेंगे, टर्टल, टोर्टोइज, ये लिजर्ड्स, कैमिलियन, ये सब घेर के रखे हैं अच्छा खासा है लोग। और जो बचा कुचा है ये एम्फीबियन और मैमल्स ने आपस में थोड़ा बहुत बांट के रखा हुआ है। ठीक है। हालांकि इस मैमल के एक छोटे से क्लास, इस छोटे से क्लास के एक छोटे से स्पीसीज ने, जिसको होमो सेपियंस कहते हैं, उसने इतना बवाल मचा रखा है कि उसने अकेले सबको इफेक्ट करके रखा हुआ है। वो इतना कम है, इतना कम है, लेकिन फिर भी उसका होना हर किसी जानवर के लिए खतरा ही है। मानते हो बच्चों? अगर हम अपनी पॉपुलेशन देखें बाकी जानवरों के मुकाबले में, तो ना के बराबर है हम लोग, कितना भी ज्यादा हो जाए।
हम लोग ह्यूमंस कितने भी ज्यादा ग्रो हो जाएं, हम लोग का पॉपुलेशन नहीं है। अगर देखो हमारा जो मुद्दा है वो पॉपुलेशन का बढ़ना नहीं है, हमारा जो मुद्दा है वो लग्जरी लाइफ है, इन्वायरमेंट को नुकसान करना है। वरना इंसेक्ट इतने ज्यादा होकर के भी वो नुकसान नहीं कर पा रहे हैं जो आप इतने कम होकर के कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्या मांगता है? आपको अच्छी लाइफ मांगता है, आपको रॉयल्टी मांगता है, लीजर लाइफ, ऐशो आराम की जिंदगी। वो चीजें कहीं ना कहीं हम लोगों को डेप्थली अंदर तक नुकसान कर रही है, और ये नुकसान हमें भारी पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल पे बाद में ध्यान दे, सबसे पहला ध्यान अपने लग्जरी लाइफ को रिड्यूस करने में दे। पॉपुलेशन तो अपने आप ये प्राइवेट स्कूल वाले कम करवा देंगे, ठीक है, जो इनकी फीसेज हैं, हाँ, जो उनकी फीसेज हैं और जो आजकल अस्पताल अस्पताल के चार्जेस हैं, ये अपने आप पॉपुलेशन कम करवा देंगे। उसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। टेंशन इस चीज का लेना है कि घर में 4 लोग हैं तो 4 मोबाइल चल रहे हैं, घर में 3 लोग काम करने वाले तो 3 कार या 3 बाइक है। ठीक है, 3 लोग घर के मेंबर हैं तो 3 लोग एक साथ रहना पसंद नहीं करते, सब अपना अपना फ्लैट बनवा रहे हैं। टेंशन वहां पर है। ठीक है, तो उस टेंशन को रिड्यूस करना है, उस चीज को खत्म करना है। लकड़ियों का अल्टरनेट मिल गया है, पॉल्यूशन निकलने वाले जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको हमको कम से कम रिड्यूस करके इन्वायरमेंट में भेजना है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपने पढ़ा ही। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना एक सॉल्यूशन तो निकल रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि इलेक्ट्रिसिटी का भी अल्टरनेट खोजना चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को फॉसिल फ्यूल बंद करके प्रोड्यूस करें और फिर उससे हम गाड़ी चलाएं तो कोई फायदा आपको दिखता है? तुम कोयले से एनर्जी बना लो, तुम कोयले से एनर्जी बना लो और एनर्जी, उस एनर्जी से आप गाड़ी चलाओ कि हम तो बैटरी वाली गाड़ी चलाते हैं भाई। चार्ज तो कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी तो लग रही है। वो इलेक्ट्रिसिटी किससे आई? कोयला जलाने से आई। तो इनडायरेक्टली हार्म तुमने तब भी किया। तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी बनाने का आप अल्टरनेट नहीं खोजोगे, जैसा कि हमारे पास है अल्टरनेट्स, इंडिया में सनलाइट अच्छी खासी मिलती है। हम कह रहे हैं ना ग्लोबल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सनलाइट बढ़ रही है, तो सनलाइट का यूज करो ना। अरे जहां पर सनलाइट ज्यादा है, जो डिजर्ट एरियाज है, हाँ जहां डिजर्ट एरियाज है, इतना सोलर एनर्जी है भाई साहब, उसको पॉजिटिवली लो ना आप। उसको तो आप चाहो तो कितना क्या कुछ नहीं कर सकते आप उससे, लेकिन नहीं। हमको कहाँ पे लाइफ खोजना है? मार्स में, मार्स में जाके लाइफ खोजना है। जुपिटर में हम लाइफ खोजेंगे, जहां लाइफ है वहां लाइफ अच्छा नहीं करेंगे। ठीक है, इतना ही दिमाग है हम लोगों के पास, इतनी ही समझ है। और कोई समझाने जाए तो उल्टा सीधा रीजन मिलता है, अच्छा मतलब पता नहीं कैसे कैसे तर्क मिलते हैं, तो समझाना ना समझाना से बराबर ही हो जाता है। समझ गए बच्चों आप लोग? हैंड रेस कीजिए। और क्या, प्लांट्स में फंजाई और एंजियोस्पर्म ने, ठीक है, मेजोरिटी के साथ सरकार बना रखी है। बाकी मोजेस, फर्न्स, एल्गीज, लाइकेंस, ये सब ना के बराबर प्रेजेंट है, तो इनको क्या ही पढ़ा जाए। पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, 2 तरह का पैटर्न है, एक लैटिट्यूडनल है और एक स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है। एक एक करके पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले हम लैट्यूड ग्रेडियंट पढ़ेंगे कि पैटर्न क्या है। सान्य पंच, अच्छा, लैटिट्यूड ग्रेडियंट क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या था, प्लांट स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, इन दोनों के बारे में, एंड देन विल मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैटिट्यूड ग्रेडियंट क्या है। तो नाम से ही जैसा आप लोगों को अपेयर हो रहा है, लैटिट्यूड ग्रेडियंट। तो स्पीसीज डायवर्सिटी क्या होती है बच्चों? डिक्रीज होती है जब हम कहां से कहां मूव करते हैं,
इक्वेटर से अवे मूव करते हैं किसकी तरफ? पोल्स की तरफ। इक्वेटर और पोल आप लोग जानते हैं, होपफुली नेक्स्ट चैप्टर में दिया, नेक्स्ट चैप्टर में उसका डायग्राम दिया होगा। इसमें नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। जब आप कहां से कहां मूव करते हैं? इक्वेटर से दूर और पोल की तरफ। इक्वेटर बीच में है, पोल ऊपर है। इक्वेटर से दूर और पोल की तरफ मूव करते हैं तो स्पेसीज की डायवर्सिटी क्या होती है बच्चों? डिक्रीज होती है। या फिर आप उल्टा कह सकते, ये लैटिट्यूडनल जा रहा है ना, लैटिट्यूडनल जा रहा है ऊपर की तरफ, लैटिट्यूडनल। तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इक्वेटर के करीब में होता है वो ट्रॉपिकल रीजन होता है, वहां ज्यादा स्पीसीज है। उसके बाद टेम्परेट रीजन्स आते हैं, वहां कम स्पीसीज आती है। फिर पोलर रीजन्स आते हैं, आर्टिक रीजन्स आते हैं, तो वहां पर बिल्कुल ही कम स्पीसीज हो जाती है। कोलंबिया का एक एग्जांपल दिया है, कोलंबिया इक्वेटर के पास है, वहां 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स की। न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क 141 डिग्री नॉर्थ में मूव कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसके पास कितनी है? 105 स्पीसीज है। ग्रीनलैंड और ज्यादा मूव कर गया, 71 डिग्री नॉर्थ में मूव कर गया पोल की तरफ, तो उसके पास सिर्फ 56 स्पीसीज बची। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जैसे ही हम लोग कहां से कहां मूव करते हैं, इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो स्पीसीज की डायवर्सिटी कम होती है। इसलिए कम होती है क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस हार्श होते चले जाते हैं। ये जस्ट अभी पिछले वाले चैप्टर में आपने पढ़ाई किया है, हमने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और इन सबको एक एक करके आपको समझाया था कि यहाँ के इन्वायरमेंट ज्यादा फेवरेबल है और दूसरी जगह के नहीं है। हाँ, जहाँ का कोल्ड है भाई वहां का कैसे होगा, ठीक है, वहां कैसे ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा? जहां पर हर चीज मिक्स फॉर्म में मिल रही है वहां पर, ठीक है। इक्वेटर के पास ज्यादा अच्छा क्लाइमेट है क्योंकि वहां ट्रॉपिकल रीजन अगल बगल है, तो चल रहा है। इंडिया का ज्यादातर लैंड ट्रॉपिकल उसमें आता है, तो हम लोगों की ठीक ठाक स्पेसीज है, सिर्फ बर्ड्स की ही नहीं, हर चीज की ही ठीक ठाक स्पेसीज है, ठीक है। एक्चुअली बाहर से बहुत साउंड आ रहा था तो मैंने थोड़ा सा ये दरवाजा बंद कर दिया। हाँ बच्चों, ये एक अमेजन रेन फॉरेस्ट का दिया हुआ है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ग्रीन ग्रीन रीजन से दिखाए गए हैं, और टेम्पोरल रेन फॉरेस्ट ये पर्पल रीजन से दिखाए गए हैं। तो आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का रीजन देखिए कितना ज्यादा वाइड है, डाइवर्स है, और टेम्पोरल मतलब जो टेम्परेट रीजन वाले रेन फॉरेस्ट है उनका देख लीजिए कितना नैरो है और पतला है। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ठीक है, कि रेन फॉरेस्ट में ऑब्वियसली ज्यादा ही डाइवर्सिटी होगी। अमेजन के बारे में मैंने उस टाइम भी आपको एग्जांपल दे करके समझाया था। आई डोंट थिंक सो कि इट नीड्स एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। खाली जगह, लाइट ग्रीन खाली जगह रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ डाइवर्सिटी नहीं है, या दोनों के बीच का कुछ होगा, ठीक है। हाँ, ये देख लीजिए भाई। अमेजन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका का सबसे, मतलब साउथ अमेरिका में पड़ता है, और वो सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी है। 40,000 स्पेसीज प्लांट्स की, 3,000 फिशेस की, 1300 बर्ड्स, 427 मैमल्स, 427 एम्फीबियंस, 378 रेप्टाइल्स एंड 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स के लिए सबसे ज्यादा क्या है? हाँ, इस चैप्टर में डेटा ही पूछा जाएगा।
आपको डेटा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगेन रटने वाला चैप्टर है, क्योंकि बाकी चीज तो आप पहले से ही जानते हो ना। इसमें और कुछ जो समझने वाला है वो तुमने, ऐसा तो नहीं है कि पहले नहीं पढ़ा है, पहले नहीं जानते हो, सब तुम जानते हो। तो तुमको इस चैप्टर में याद क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डेटा ही याद करने पड़ेंगे। तो ये सारे डेटा जो अमेजन फॉरेस्ट के हैं तुमको याद करना पड़ेगा, कितना परसेंट हमारी डायवर्सिटी है, इंसेक्ट्स कितना परसेंट कवर कर रहे हैं, ठीक है, फिशेस का परसेंटेज। तो जो मेन मेन डेटाज है वो देख लेना, ठीक है। सबसे मेन मेन डेटाज क्या है, मैमल्स का डेटा, मैमल्स का डेटा है, प्लांट्स का डेटा है, और बर्ड्स, बर्ड्स का डेटा बहुत अच्छे से देखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बर्ड्स का डेटा, ठीक है। बाकी नहीं भी देखने से चलेगा, लेकिन प्लांट्स का, बर्ड्स का और अपना मैमल्स का ये अच्छे से याद रखना। हाँ, जब काउंट किए गए थे तब इतने थे, पता नहीं काउंट करने में भी कई सारे छूट ही गए होंगे। तो ये एक अप्रोक्स डेटा है बच्चों, ठीक है। और हर दिन रिसर्च चल ही रही है, ऐड हो ही रहा है। हालांकि एनसीईआरटी में अभी ऐड नहीं हुआ है, बट हो रहा है धीरे धीरे ऐड। जब फाइनल आएगा तो अभी बहुत सारी स्पेसीज और मिलेंगी आपको। अब देखो बच्चों, क्या रीजन है टेम्परेट में कम होने के, तो टेम्परेट रीजन में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, स्पेसीज मर जाते हैं। ट्रॉपिकल वाले जो है लैटिट्यूड्स वो डिस्टर्ब कम होते हैं, तो इस वजह से वहाँ स्पेसीज जिंदा है, चल रहे हैं। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट लेस सीजनल होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर सीजन फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं। तो निच स्पेशलाइजेशन को क्या मिलता है वहां पर, घर मिल जाता है। घर मिलता मतलब उनको एक तरीके का एक्टिवेशन मिल जाता है काम करने के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए। निच मैंने क्या कहा था, सब स्पेसीज। कोई एक स्पेसीज एक जगह पर रह रही है, या कोई एक इंडिविजुअल एक जगह पर रह रहा है, तो उस जगह में जो सब छोटी छोटी जगहें हैं, सब हैबिटेट को हम निच बोलते हैं। एक हैबिटेट बड़ा रीजन हो गया, और उस रीजन के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, दैट इज सब हैबिटेट। सब हैबिटेट मींस निच, ठीक है। तो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में जो छोटी छोटी जगहें आती हैं, वो अपने अपने ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोवाइड कराती हैं, फूड या रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती हैं, ताकि डाइवर्सिटी बढ़ सके, ऑर्गेनिजम्स और ज्यादा प्रमोट कर सके। वहां पर सोलर एनर्जी भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, सोलर एनर्जी अवेलेबल है, तो प्लांट को अच्छे खासा ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑक्सीजन दे रहे हैं मतलब वाटर साइकिल भी अच्छे से रेगुलेट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कंज्यूम हो रहा है वहां पर, फूड भी खूब ज्यादा मिल रहा है। सो वी आर गेटिंग अ कंप्लीट फूड पैकेज, कंप्लीट लाइफ पैकेज इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कहने का मतलब ओवरऑल इनका क्या था, कि एबायोटिक डिस्टरबेंस बहुत कम है, और बायोटिक सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा है। दो लाइन में मैंने समझा दिया। एबायोटिक डिस्टरबेंस बहुत कम होता है ट्रॉपिक में, और बायोटिक सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। इन्होंने ये क्या नाम है, हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अच्छा अच्छा, मैंने हम्बोल्ट सुना। देखिए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने स्पीसीज रिचनेस को ऑब्जर्व किया, देखा, और उसको बताया कि भाई ये जो स्पेसीज होती हैं, इनका एरिया में, कि एक एरिया में क्या इंपॉर्टेंस होता है, किस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। हम लोगों ने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को नापा है, देखा है, एक एरिया में जा करके कितनी स्पेसीज वहां पर पाई जा रही। तो छोटे छोटे रीजन्स में हम लोग नापते थे, और उसके बाद इनटू मल्टीप्लाई कर देते थे पूरे कंप्लीट रीजन से, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा मतलब मैथमेटिकल वो आएगा अभी, उसके लिए थोड़ा तैयार हो जाइए आप लोग। निच मतलब सब हैबिटेट, पानी है, ये इतना पानी है भरा हुआ, ठीक है। इस पानी में यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है इसका निच अलग है, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है इसका निच अलग है, और जो सबसे नीचे रह रहा है उसका निच अलग है। निच मतलब सब है, एक एक रीजन में भी सब रीजन्स, एक हैबिटेट में भी सब हैबिटेट्स, ठीक है। जैसे आपका घर है, आपका घर है मान लो, ठीक है, तो वो एक हैबिटेट है। अब आपके घर में जिसमें आप रहते हैं वो आपका रूम है, तो वो आपका निच हो गया,
ठीक है, उस घर में भी आप कहां पर रहते हैं वो आपका क्या है, नीच है। समझ में आ गया बच्चे? ओजस्वी समझ में आया? यस तो बोल दे। हाँ ठीक है। तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं कैसे की है कोशिश इन्होंने। तो देखिए, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप निकालने के लिए हमको अगेन क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा। इसमें log s इज इक्वल टू log c z log a लिखेगा। log s क्या है, स्पीसीज रिचनेस को शो कर रहा है। इसमें log c क्या होता है, y इंटरसेप्ट है। z क्या है, लाइन रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, और a क्या है, एरिया है। तो ये दो आपको पढ़ना है, एक y इंटरसेप्ट पढ़ना है और दूसरा क्या पढ़ना है बच्चों, स्लोप स्लोप ऑफ द लाइन या रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये आपने से कभी इसका मतलब सुना है, किसी ने पढ़ा है y इंटरसेप्ट क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है? नहीं पढ़ा है, चलिए ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो c है, ठीक है, ये एक मैथमेटिकल टर्म ही लिया गया है। y एक्सिस पर ये कितना जा पा रहा है, मतलब कितनी स्पीसीज रिचनेस इसकी बढ़ पा रही है, ये इसको शो करता है। एरिया वाइज स्पीसीज कितनी बढ़ रही है, इसको शो करता है। और रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है बच्चों, ये डिफाइन करता है कि स्पीसीज के बढ़ने में क्या क्या रुकावटें हैं, मतलब कौन कौन सी चीज स्पीसीज के बढ़ने को स्लो कर रही है, रोक रही है, बहुत तेज नहीं होने दे रही है। सो दीज थिंग्स आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, जस्ट जस्ट वेट फॉर अ मिनट, 1 मिनट खाली वेट कर लीजिए आप लोग बच्चों। मैं थोड़ा चार्जर लगा दूं लैपटॉप में। थैंक यू बच्चों वेट करने के लिए। dy by dx is specificness, dy by dx। इसमें y क्या है और x क्या है? ये अलग ही चल रही है वैष्णवी। तो बच्चों ये क्या है, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। ये किसको डिफाइन करता है, ये स्पेसिस रिचनेस को डिफाइन करता है कि स्पेसिस रिचनेस y इंटरसेप्ट, मतलब जो y एक्सिस है उसको किस तरीके से इंटरसेप्ट कर रहा है या किस तरीके से उस पर बढ़ रहा है, उसको रिग्रेशन कोफिशिएंट, मतलब उसको किस तरीके से गिराया जा रहा है। तो अगर हम आइडियल लाइन देखें तो आइडियल लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आती है ऐसी, कि स्पेसिस रिचनेस एरिया वाइज बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन अगर हम एक्चुअल देखें तो स्पेसीज बढ़ के अचानक से क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। फिर उसके बाद एरिया बढ़ता जाता है, स्पेसीज रिचनेस घटती चली जाती है। ठीक है, तो दैट द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर। ठीक है, इसमें रिग्रेशन कोफिशिएंट नहीं होता है, तो एक स्लोप आपको मिलेगा एक्चुअल में। ठीक है बच्चों, ज्यादा ये मैथमेटिक्स है, इसमें ज्यादा घुसने की भी जरूरत नहीं, जस्ट राइट द फॉर्मूला and remember these two things. S is equal to CA square is the actual line, and log S is equal to log C plus log Z log A is second। हाँ वैष्णवी बताओ।
सर स्लोप निकालने के लिए हम लोग कहते हैं ना कि y कोऑर्डिनेट बाय z, मतलब z एक्सिस dy बाय dx करते हैं ना स्लोप के लिए। हाँ, तो वही बोल रहे थे सर कि z इक्वल्स टू dy बाय dx कैसे। तो यहाँ पर आपका y और x दिया हुआ है ना, यहाँ पर आपका रिचनेस, स्पेसिफिक रिचनेस और एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है। यस ठीक है, यस सर, वही चीज है कि उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं ना कि स्पीसीज रिचनेस बाय एरिया स्लोप के लिए। लेकिन उसमें आपको पूरा निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है ना। यस सर। आपको जो रिलेशनशिप निकालने में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे वो भी लिखना पड़ेगा, y और c भी लिखना पड़ेगा। यस सर। सॉरी, z और c लिखना पड़ेगा आपको। तो ठीक है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इस पे जल्दी नहीं आता है कोई क्वेश्चन, लेकिन फिर भी log s इज इक्वल टू log c z log a याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, स्पीसीज डायवर्सिटी 3 चीजों पर डिपेंड करती है बच्चों, स्टेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक हेल्थ। स्टेबिलिटी आप लोग जानते हैं, प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक हेल्थ को डिफाइन कीजिए। अगर ऐसे आता है तो हैंड रेस कीजिए, मैं पूछ लेता हूँ, नहीं तो टाइप कर दीजिए। स्टेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक, इकोसिस्टम हेल्थ, सॉरी, हाँ इकोसिस्टम हेल्थ। तो स्टेबिलिटी तो जैसा भी जानते हो, स्टेबिलिटी मतलब बहुत लेस फ्लक्चुएशन हो पॉपुलेशन में, तो स्टेबिलिटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, कोई बच्चा नहीं बताएगा? चलो, एक बच्चे ने टाइप तो किया। इनकम, हर चीज पैसे से तो होती है रिया। ठीक ठीक ठीक। इसका प्रोडक्टिविटी का मतलब इनकम। नो सर, ऐसा नहीं। अच्छा, कैसा है बताओ फिर। अब रिया बताएगी, अनम्यूट कर दे रहे हैं, बताओ रिया। सर मतलब अगर कोई भी पॉपुलेशन हेल्दी रहेगा तो उसका प्रोडक्टिविटी अच्छा रहेगा, उसका प्रोडक्टिविटी अच्छा रहेगा तो वो अपने इनकम से, मतलब जैसे टैक्स देते हैं उससे गवर्नमेंट को हेल्प तो कर सकता है। मतलब देख कि देख, सुनो सुनो, जब हम इकोसिस्टम या इन सब की बात करते हैं ना, तो पैसा, रुपया, बेड, सोफा, अलमारी, दीवार, घर, इन सब की बात नहीं करते। ठीक है, प्रोडक्टिविटी मतलब ज्यादा फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स, मतलब ज्यादा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जनरेशंस आगे बढ़ाने वाले ऑर्गेनिजम्स। तो स्पेसीज डायवर्सिटी में स्टेबिलिटी होना जरूरी है, दूसरा प्रोडक्टिविटी होना जरूरी है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है या स्पेसीज है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने वाली होनी चाहिए। प्रोडक्ट गेटिंग पर ईयर, प्रोडक्ट कैन बी इनकम और देखो ओजस्वी, शाबाश ओजस्वी, शाबाश। ये एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड। प्रोडक्टिविटी समझ में आ गया? हैंड रेस कर दीजिए बच्चों, अभी तो समझ में आ गया होगा। हैंड रेस कर दो बच्चों, 2 3 4, 4 बच्चों को, 5 बच्चों को आया बस। अरे यार, ये नहीं समझ में आया। 6, चलो ठीक है, मैं समझ गया कि अब समझ में आ गया आप लोगों को। लास्ट इज इकोनॉमिक हेल्थ, इकोसिस्टम हेल्थ। इकोसिस्टम हेल्थ को बता दो। चलो, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, तुम लोग बताओ अपनी तरफ, सोच लो। देखो, आप जब भी कोई आंसर दो ना, तो नेचर के टर्म में दो, अपने पर्सनल उस पर मत दो। तुम अपने बारे में बात नहीं कर रहे हो, तुम इस समय हर एनिमल, हर प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम एक स्पेसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो एक स्पेसीज के लिए इकोसिस्टम हेल्थ क्या है, कि स्पेसीज के लिए प्रोडक्टिविटी क्या है, उस वो सोच के आप दो, अपने लिए नहीं। तो एक स्पेसीज का इकोसिस्टम हेल्थ क्या होता है? दो आंसर्स तो आ गए, दो आए कि एक ही आया? कंडीशन ऑफ इकोसिस्टम, एक मिनट, कहाँ गया? रिया, इकोसिस्टम कैन बी वेरी इन क्लाइमेट चेंज, फार्मिंग, favorable environment, situation, condition of ecosystem, host of other regions।
कुछ कुछ पहुंच रहे हो तुम लोग, कुछ कुछ। इश्यूज रिलेटेड एफिशिएंसी, इफेक्टिव वैल्यू एंड बिहेवियर, इतने सारे टर्म्स वैष्णवी। इश्यूज रिलेटेड एफिशिएंसी, इफेक्टिव वैल्यू एंड बिहेवियर। इसको थोड़ा एलेबोरेट करो वैष्णवी, मैं समझा नहीं। रिया बोलना चाह रही कुछ, वैष्णवी भी बोलना चाह रही है। पहले वैष्णवी तुम बोलो, तुम एलेबोरेट करो क्या कहना चाह रही है। सर सर मतलब इकोसिस्टम हेल्थ मतलब कि हम लोग का पहले इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस और वैल्यू और बिहेवियर ये सब चीज प्रॉपर रहना चाहिए। तो सर मतलब इफिशियंसी मतलब कि हम लोग अच्छे से प्रोडक्टिव, मतलब हम लोग फर्टाइल हो, प्रॉपर अमाउंट मतलब कि प्रोडक्टिव हो, प्रोडक्टिवनेस ज्यादा हो हम लोग का। इफिशियंसी ये हुआ मतलब फर्टाइल हो। और समझ गए, फिर सर इफेक्टिवनेस इसका प्रॉपर इफेक्टिव हो, कि मतलब कि वो प्रॉपर तरीके से हो, उसमें कोई डिमेरिट ना हो, कोई ठीक ठीक, डिजीजेस ना हो। समझ गया मैं आपका आंसर, अब समझ गया। ओके। और सर वैल्यू, हाँ हाँ सर समझ सही गए। बोल रहे हैं ना मतलब। नहीं सही तो नहीं है, लेकिन हम आपके कहने का मतलब समझ गए। 30% सही है आप रिया बताइए, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं। सर मतलब कह सकते हैं जहाँ का वैसा कंडीशन जहाँ का इकोसिस्टम अच्छे मतलब अच्छा हो, जैसे कि हम कह सकते हैं हैबिटेट्स, स्पेसिस, रिसोर्स, वाटर। गुड 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 गुड, शाबाश। ये देखो, इकोसिस्टम का मतलब एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। तो जहां पर आपके एबायोटिक फैक्टर्स आपके लिए क्या हो, अच्छे हो, आपका इन्वायरमेंट अच्छा हो, सनलाइट अच्छी मिलती हो, खाना पानी ठीक ठाक, रिसोर्स अच्छे हो। बायोटिक फैक्टर्स में आपके आपके प्रीडेटर्स कम हो, आपके लिए प्रे हो, मतलब आपके खाने पीने का इंतजाम सही से हुआ रहे। तो ये बायोटिक और एबायोटिक। तो अगर आपका इकोसिस्टम हेल्थ अच्छा है तो स्पीसीज डाइवर्सिटी इन चीजों पर निर्भर करती है, या कई हद तक इसको डिफाइन कर सकते हैं हम इससे। आई थिंक आप सबने समझ लिया होगा। हाँ, ओके ओके। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये तो मतलब एक ऐसा चीज है जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, समझते हो। तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्या है बच्चों? हमारी एक्टिविटीज से बायोलॉजिकल रिसोर्सेज डिक्लाइन हो रहे हैं, और बहुत तेजी से हो रहे हैं, और कॉलोनाइजेशन ह्यूमंस का बढ़ता जा रहा है, जिससे हर साल या हर दिन कह सकते हैं, हर स्पेसीज पे कहीं ना कहीं बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। और इसको हमें रोकने की जरूरत है, क्योंकि बायोडायवर्सिटी दिन पर दिन क्या हो रही है, डिसबैलेंस। हाँ रिया ने सही कहा, डिसबैलेंस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं अदर ऑर्गेनिज्म के लिए अपने ऐशो आराम की वजह से। मैं पता नहीं कितने टर्म से मैंने वो लिया ही नहीं। मैंने लास्ट स्क्रीनशॉट कब लिया था मुझे खुद भी याद नहीं है, 1 मिनट रुको देखने दो। स्पेसीज डाइवर्सिटी पे लिया था। ओके, मुझे याद तो दिला दिया करो कम से कम तुम लोग। स्पेसीज डाइवर्सिटी कहाँ है? ये इसका ले लेते हैं। तुम लोग को भेजूं क्या क्या फिर मैं?
मेरे को याद दिला दिया करो स्क्रीनशॉट अगर नहीं लूंगे तो। बताओ कितने सारे स्क्रीनशॉट्स रह गए थे, फिर तुम लोग कहते हैं कि सर नोट्स कहाँ गया जो आपने पढ़ाया आज का। मैं नोट्स वाले, फिर मुझे इंस्टीट्यूट से बोला जाएगा कि नोट्स वाले सेक्शन में अपलोड नहीं हुआ, नोट्स उस पे कर दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा अपलोड करके। मेरे को फिर दो दो जगह करना पड़ जाएगा। कर लोगे ना वहां से? मैं अलग फोल्डर बना के डाल दूंगा, ठीक है? हाँ, वो सही रहेगा। ठीक है, बायोडायवर्सिटी का एक अलग फोल्डर बना दें। देखो बच्चों, अभी हमारे कारण 12% क्या बर्ड्स, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियंस और 31% जिम्नोस्पर्म किस चीज का खतरा फेस कर रहे हैं? एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन बच्चों बहुत खतरनाक चीज है। मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म की टोटल पॉपुलेशन बहुत कम क्वांटिटी में होती है तो इसका मतलब है कि वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबली। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ एक एरिया में है। ठीक है, एक एरिया में होते तो एंडेमिक बोलते हैं उसको हम, लेकिन अभी क्या है कि एक पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल पे किसी चीज की स्पेसीज बहुत कम क्वांटिटी में रह गई है, तो दैट इज दे आर फेसिंग एक्सटिंक्शन लेवल। तो वो चीज हमको ध्यान में रखना चाहिए। अरे, ये सब हमारी वजह से क्या हो गए? कितने खूबसूरत जानवर है, देखिए। सम टर्म इज टेस्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, स्टीपर स्लोप, फ्रूगीवोरस एंड, ये मैं बताऊंगा, रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस बताऊंगा। फ्रूगीवोरस एंड्स वो होते हैं जो फ्रूट्स खाते हैं। स्टीपर स्लोप का तो मैंने सुना नहीं है। हम्म, ठीक है, वो आप वहां पे देख लेना। ये बेचारे चले गए। क्वागा इज आई थिंक ऑलमोस्ट रिफ्लेक्टिंग टू जेब्रा ना, ये जेब्रा लग रहा है मुझे कुछ कुछ। और थाइलासीन जो है तास्मानियन वुल्फ की तरह दिख रहा है। हाँ हाँ, पता है, गॉड ब्लेस देम लिखा है उसने एनसीईआरटी में। हाँ हाँ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं पढ़ाऊंगा, रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस पढ़ाऊंगा, इसमें है भी। ठीक है, और बाकी जो टर्म्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स के हैं, शायद एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं वो लोग। तो अभी तो डायग्राम नहीं है, होने से दिखा देता मैं। मास एक्सटिंक्शन, ये आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपके रटने के लिए, मतलब सॉरी, रटना नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानने के लिए आपके सिर्फ बता दिया गया है। हाँ देखो, एंड ऑर्डोविशियन, देखिए ये क्या है, ये आपके इवोल्यूशन के पीरियड्स हैं। क्या है? पीरियड्स। इवोल्यूशन में जो सबसे बड़ा फेज होता है, टाइम फेज, उसको हम एपॉक्स बोलते हैं, एपॉक्स नहीं, इयॉन्स बोलते हैं। जो सबसे बड़ा टाइम होता है उसको इयॉन्स कहते हैं। उससे कम टाइम गैप के रीजन्स को हम लोग एरा बोलते हैं। एरा से छोटे टाइम रीजन को हम लोग पीरियड्स कहते हैं, और पीरियड से छोटे टाइम रीजन को हम लोग एपॉक्स कहते हैं। तो ये क्या है? ये जो आपके लिखे हैं ये पीरियड्स हैं। तो पीरियड्स 150 या 100 मिलियन ईयर्स के होते थे। 100 या 150 मिलियन ईयर्स के गैप पर एक पीरियड माना जाता है। तो एक पीरियड था ऑर्डोविशियन, उसमें ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन हुआ, डिवोनियन में डिवोनियन एक्सटिंक्शन हुआ, पर्मियन में पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन हुआ, ट्रायसिक में जुरासिक का एक्सटेंशन हुआ, क्रिटेशियस में क्रिटेशियस और टर्शियरी का एक्सटिंक्शन हुआ। ठीक है, एक में इन्वर्टिब्रेट्स गए, डिवोनियन में फिशेस की कई स्पीसीज निकली, पर्मियन में एम्फीबियंस के कई स्पीसीज गायब हो गए, ट्रायसिक में आपके ये जो डायनासोर वायनासोर थे ये सब गायब हुए, और एंड क्रिटेशियस में कई सारे अदर जो बर्ड्स, हाइयर बर्ड्स या हाइयर कुछ मैमल्स थे अर्ली वाले, वो गायब हुए। अच्छा, कल ठीक है, चलो चलो कल पढ़ते हैं।
दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड यस, कल पढ़ते हैं इसके बाद का। ठीक है, चलिए बाय बच्चों।